अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। इससे पहले हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड उससे भी पहले अपने इसका जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का हमारा कवर पेज है, एक्नॉलेजमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है, राइटर्स जो कुछ भी है हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। इसको हम देखेंगे कि किस तरह से आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसको इंक्लूड करना है। अब इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, ओवरऑल ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ ऐड करके हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में हम इसका गैंट चार्ट बनाते हैं जो कि क्लियरली हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्लानिंग को डिस्कस कर रहा होता है। हम सीपीएम का यानी क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करते हुए भी इसको लिखते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के जो टीम मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या स्किल्स हो सकती है, वो क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा जो है हमारे वीएन डॉक्यूमेंटेशन का वीएन क्या होता है हम लोग उसको लिखते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेन चीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो बिल्कुल जिस तरह चैप्टर 1, 2, 3 का हमने एक टाइटल पेज रेडी किया था, आपने चैप्टर नंबर 4 का भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी करना है। सेंटर में आपको लोगो लगाना है, नीचे चैप्टर 4 और उसका नाम लिख देना है बोल्ड करके। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोप है, यानी आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसका स्कोप कितना है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या ओवरव्यू होता है, वो आपने एक प्रॉपर स्कोप बनाकर जो है तकरीबन यहाँ पर 5 से 10 लाइन्स जो होती हैं वो आपने यहाँ पर एक लिख देना है। आप चाहे तो 5 या 7 के दरमियान में भी लाइन्स रख सकते हैं, या आपको 5 या 10 के दरमियान में ही वो रखकर जो है अपने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना है। बेस्ट होगा कि आप 7 लाइन्स तक ही लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना है जो आपके प्रोजेक्ट के ओवरऑल स्कोप को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, इससे हटके अपने प्रोजेक्ट से हटके कुछ नहीं लिखना है। जब आप प्रोजेक्ट का स्कोप लिख रहे हो, आप जीपीटी से लिखवाएं, कहीं से भी लिखवाएं, आप मेक श्योर करें कि वो जो स्कोप आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हैं जो जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो सारी अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो आपके प्रोजेक्ट का स्कोप होता है। प्रोजेक्ट स्कोप का चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको समरी करके आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद 4, ये हमारे पास 4 था, 4.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें आप क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। हमने जो अपना एक सब्जेक्ट था आईटी के अंदर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसमें भी हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ मेथड को अपने न्यूमेरिकली प्रैक्टिस के साथ भी किया था। तो आप चाहे तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर 7 डेज चैलेंज के अंदर। अदरवाइज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें एक पाथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें हम नेटवर्क डायग्राम ड्रा करते हैं, टास्क का डिपेंडेंसी टेबल बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशन का, जिसमें हम लोग अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश जो है, उसके बाद फिर हम लोग उसमें जो है वो क्या क्या डिलेस कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही, इस तरह करके हम लोग क्रिटिकल पाथ जो है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज लिखनी होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सबसे पहले तो आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है प्लानिंग में, और प्लानिंग में सबसे पहले तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होता है। ठीक है, हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो लिख देते हैं। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग आती है। प्लानिंग करने के बाद आपका अगला स्टेप यही होता है ना कि आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें, तो ये फेज आपका प्लानिंग के बाद आ रहा है। ये वाली एक्टिविटी आपकी प्लानिंग के बाद आ रही है, ये बात आपने याद रखनी है। प्लानिंग से पहले कुछ नहीं है, प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, और रिक्वायरमेंट गैदरिंग किन पे डिपेंड कर रहा होता है, आपकी प्लानिंग के ऊपर, यानी ये डिपेंडेंसी है इसकी। इसके अलावा एनालिसिस की बात करते हैं, तो आफ्टर द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग आप जो है वो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप डिजाइनिंग करते हैं, एनालिसिस के बाद फिर आप कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और आप लोग अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट से ये स्टेप्स आप पढ़ते आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, आप लोग अगर उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते ना, तो आज आपके लिए अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाना मुश्किल ना होता। लेकिन फिर भी इनोवेट आईटी जोन में आप बहुत इजी वे में अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बना सकते हैं।
उसके अलावा आपको क्या करना है, इन सब का एक टेबल बना देना है, ठीक है, डिपेंडेंसी टेबल जिसको बोलते हैं। सबसे पहले टास्क को आईडी दे दे, आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 करके भी दे सकते हैं, या आप यहाँ पर कोई भी आईडी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लेटर्स में दी हुई है तो आप यहाँ लेटर्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। ए टू जी तक जो है हमारी वो बनते, तो आपने ए टू जी तक जो है उनको आईडी दे देनी है। उसके बाद टास्क का डिस्क्रिप्शन लिखना है। टास्क डिस्क्रिप्शन में होता है कि पहले फेज में आपको प्लानिंग करनी होती है, फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस एंड सो ऑन, सारे डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको इसके अंदर देने हैं। अब चूंकि जो हमारी एनालिसिस होती है ये डिपेंड कर रही होती है या तो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे या हमारी प्लानिंग के ऊपर। यानी अगर रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करना तो प्लानिंग के बाद आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। दिस मीन्स एनालिसिस इन दोनों पे डिपेंड कर रही होती है, तो एनालिसिस में हम ए एंड बी डिपेंडेंसी लिख दें क्योंकि ये डिपेंड कर रही है इन दो एक्टिविटीज के ऊपर। इसी तरह से डिजाइनिंग वाला एनालिसिस के बाद आता है, कोडिंग वाला हमारी डिजाइनिंग के बाद आता है। इस तरह हमने इसी तरतीब से इन सब की डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ तक आपका टेबल ड्रॉ हो जाए, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें आपने एस्टिमेटिव एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम निकालना होता है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, ये देखिए, आप जैसे प्लानिंग है आपने वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट की है, रिक्वायरमेंट गैदर आपने 6 दिन में की है, आपने जो नेक्स्ट एनालिसिस है वो आपने 9 दिन में की है, फिर आपने डिजाइनिंग जो है वो 31 डेज में की है। तो आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है, 7 मंथ है, 5 मंथ है, 6 मंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप जीपीटी से अपनी ड्यूरेशन भी सेट करवा सकते हैं। या अगर आप खुद भी चाहें तो कितने डेज में आपने प्लानिंग की आप उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एस्टिमेशन लगवानी है तो बेहतर होगा कि आप जीपीटी से ही एस्टिमेशन लगवा लें, वो आपको ज्यादा अच्छी लगा कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह लिख दी, आपने ये यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम वाला टेबल बना देना जिसमें एक्टिविटी की आईडीज लिखे, उनके प्रीडिसेसर का मतलब होता है जो एक्टिविटीज डिपेंड कर रही होती हैं, उसके अलावा ड्यूरेशन आप यहाँ पर सेट कर दें। फिर आपको बनानी है एक नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क डायग्राम जो होती है कैसे बनानी है, ये आप लोगों ने जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज डिपेंड कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेटवर्क डायग्राम बनानी है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारी एक्टिविटी ए आती है। ए किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही होती बल्कि ए हमारा एक बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्टअप लिया है हमने, ये हम एक्टिविटी ऑन नोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम दो तरह से बनाते हैं, एक एक्टिविटी ऑन नोड पे और एक हम बनाते हैं एक्टिविटी ऑन एरो पर। तो हम लोग यहाँ एक्टिविटी ऑन नोड पे बना रहे हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली जो ज्यादातर यूज होती है वो यही यूज होती है। तो ए डिपेंड किसी पे नहीं कर रहा, ए बिल्कुल हमारा स्टार्ट है, लेकिन जो हमारा बी है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे ए के ऊपर। तो हम ए से हम बी को ले लेंगे, और उसके अलावा अगर हम सी को देखते हैं तो ये ए और बी दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो सी जो है वो ए और बी दोनों के साथ कनेक्ट है। तो आपकी ये डायग्राम इस तरह से बनेगी। इसी तरह डी जो है वो सी पे, ई जो है वो डी पे, एंड एफ जो है वो ई पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारा जी है वो एफ के बाद आ रहा है। तो इस मीन्स कि ये हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। ये स्टार्ट था, ये फिनिश, और इस तरह से आप एक अच्छी सी नेटवर्क डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आप लोगों ने 4.3 में कंप्लीट करना है। उसके बाद 4.4 में आपने क्रिटिकल पाथ को जो है फाइंड, उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जितनी भी आपकी ड्यूरेशन थी उन सबको आप ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर आएगा 135 आया, तो आप कहें ये आपकी जो है ये क्रिटिकल पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसमें आप अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, जिसमें आप ज्यादा अच्छे से क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर ये कैलकुलेशन किया है तो यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप ये टेबल नहीं भी बनाना चाहते, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। वैसे तो मैं आइडिया दूंगी कि आप ना ही बनाएं, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन का प्रोसेस अच्छा है तो आप इसको ड्रॉ करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है ये हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट वाले जो मेरी सीरीज थी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। मेरा यहाँ पर बेसिक पर्पज ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में चैप्टर कैसे लिखना है वो आपको आने चाहिए। फिर भी बता रही हूँ, अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली जीपीटी से भी ये टेबल बनवा सकते हैं, बहुत इजी वे में आपको अच्छी कैलकुलेशन के साथ बना के दे सकता है। लेकिन मेक श्योर करें कि आपको जो वो कैलकुलेशन करके दे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। उसके अलावा
हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आपको एक गैंट चार्ट बनाना है। अब गैंट चार्ट किस तरह से बनाना है, इस पे भी वीडियो बन चुकी है। आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं या आप एक्सेल शीट पे भी अपना गैंट चार्ट अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन टूल्स भी मिल जाते हैं गैंट चार्ट बनाने के। मेरी जो चैनल है इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर गैंट चार्ट जो है वो बनने को मिलेगा। अगर आपने अपने प्रपोजल के अंदर भी गैंट चार्ट बनाया हुआ ना, तो आप उसी गैंट चार्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको गैंट चार्ट यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि हम उसका स्क्रीनशॉट लेकर ही बेसिकली यहाँ पर लगा रहे होते हैं ना। तो आप प्रपोजल वाला गैंट चार्ट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू टीम मेंबर्स एंड देयर स्किल सेट। तो यहाँ पे आपकी टीम मेंबर जितने भी हैं वहां पर लिखे, उनके रोल नंबर लिखे, फिर बारी बारी हर मेंबर को, जैसे यहाँ पे नेम 1 में अली आता है तो आप अली के क्या क्या स्किल्स हैं वो लिखे। फिर नेम 2 में कोई रिदा आती है तो रिदा की क्या क्या है आप वो स्किल लिखे। नेम 3 में भी अगर कोई आता है आपका टीम मेंबर, कुछ भी आता है, तो आप उनकी जो है वो सारी की सारी जो है उनकी स्किल्स और बताएं कि वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली हुई है, क्या टास्क आपके टीम मेंबर ने उनको असाइन किए हुए हैं, और इनमें से टीम मेंबर कौन है जो ओवरऑल सारी टीम को लीड कर रही है, टीम लीडर कौन है, आप वो जो है उसको लिख देंगे और बाकी सारे आपके टीम मेंबर हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपके 4.7 में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब जो टूल्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो इसमें आपके डेवलपमेंट टूल्स आते हैं, केस टूल्स आते हैं और लैंग्वेजेस आती है। डेवलपमेंट टूल्स की बात करते हैं, जैसे अगर आप कोई ऐप बना रहे हैं तो आपका पहला टूल कौन सा हो सकता है, आप एंड्रॉइड स्टूडियो बना रहे हैं। इसको आपको लिखना कैसे है, आपको बताना है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में एंड्रॉइड स्टूडियो क्यों यूज कर रहा हूँ, अपनी जो है वो डेवलपमेंट के लिए। फिर आप लिखेंगे टूल 2 में फायरबेस लिख लें, डेटाबेस या माईएसक्यूएल जो आप यूज कर रहे हैं, आप बताएंगे कि ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। और टूल 3 में आप गिट लिखेंगे, गिट हब। ठीक है। जो आप गिट यूज करते हैं ना, आप बता सकते हैं कि मुझे मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में, यानी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए मुझे गिट हब का यूज करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। ठीक है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं या कोई हार्डवेयर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने टूल्स को लिख सकते हैं। उसके बाद केस टूल्स आते हैं जिनके ऊपर आप काम जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, जिनके ऊपर आपने अपनी डिजाइनिंग की है या जिसका यूज करते हुए अपनी डायग्राम्स ड्रा की है। लाइक टूल 1 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, क्योंकि आपको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, प्रपोजल बना रहे हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। टूल 2 में आप लिख सकते हैं कोई फिग्मा जो है एडोबी लिख सकते हैं। ठीक है। और टूल 3 में जो है वो आप लिख सकते हैं कि आप जैसे आप जो ड्रॉ करेंगे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जैसे draw.io का यूज करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि डायग्राम कौन कौन सी इंक्लूड करनी है, कैसे बनानी है। तो आप टूल 3 के इस टूल्स के अंदर आप टूल नंबर 3 में वो लिख सकते हैं। जितने टूल्स आप यूज कर रहे हैं आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में वो टूल यूज होते हैं जैसे आप फायरबेस हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया और माईएसक्यूएल हो गया, या फिर आप जो गिट है इनका यूज कर रहे हैं। लेकिन जिनके ऊपर आप सिर्फ डिजाइनिंग और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो केस टूल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करने हैं। उसके अलावा आपको लैंग्वेजेस लिखनी है, आप लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं एंड्रॉइड बना रही हूँ, तो इसके लिए मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, एक्सएमएल यूज कर रही हूँ, जावा यूज कर रही हूँ। ठीक है। आप अगर C++ यूज कर रहे हैं, पाइथन यूज कर रहे हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इनके अंदर इंक्लूड करनी है। उसके बाद आता है वीएन डॉक्यूमेंटेशन। वीएन डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आपकी ऐप, वेबसाइट या जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका गोल क्या होता है, आपने यहाँ पर उसका गोल लिखना है। बुलेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक है। डिफरेंट बुलेट्स की फॉर्म में आप लिखें, ये सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है इसका रिस्क लिस्ट। आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं आपने वो लिखना है। जैसे आपके टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रही है, या टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स आ गई हैं, या कोई जो बग्स आ गए थे, एरर्स आ गए थे, या कोई डिलेस आ गए थे, ये आप कुछ रिस्क है वो आपने लिख सकते हैं। ठीक है। तो बाकी आप जीपीटी का खुल्लम खुल्ला अच्छा यूज करें। ठीक है। और आप उसको इजीएस्ट वे में लाएं, ताकि आपको पता हो कि जो आप लिख रहे हैं, जो आपने उससे लिखवाया है, जो आप वहां कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, तो क्या आप वो बिल्कुल ठीक तरह से कर रहे हैं। ठीक है। क्या आपके समझ में वो है। मैं ये हर वीडियो में बार बार कह रही हूँ कि आपने कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है कि जो आपकी समझ से ही बाहर हो। जब आपकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं, तो अगला जो आप जिसको वाइवा देंगे उसको क्या समझ आएगा। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करके जाए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, और फर्दर वीडियोस के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।